ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सब मुसाफिरों को कारवांसराय में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका काफ़िला अभी अभी रुका है, सफ़र की थकावट आप पे तारी होगी, आपके ऊँट जो होंगे प्यासे होंगे, घोड़े जो होते हैं भूखे होंगे। लेकिन यकीन कीजिए कि हर कारवांसराय की तरह यहाँ भी एक अस्तबल होता है जहाँ स्पेशलिस्ट होते हैं और वो आपके ऊँटों को पानी भी पिलाएंगे और घोड़े भी जो हैं उनको चारा खिलाएंगे, उनकी मालिश भी करेंगे। आप भी थके हुए हैं, लेकिन ये दास्तान को देखें बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपके साथ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कारवांसराय का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो पुरानी कशिश है, मैं जानता हूँ कि आप बखूबी उससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र मैं बयान किए देता हूँ कि पुराने ज़मानों में जो काफ़िले चलते थे और ख़ास तौर पे वेनिस से चल के ये पूरा जो ख़ित्ता है क्रॉस करके तो चाइना जाया करते थे और इसीलिए इसको सिल्क रोड भी कहा जाता था, सिल्क रूट भी कहा जाता था। ये मेजर कारवानों के रास्ते थे और जहाँ जहाँ पड़ाव होते थे वहाँ पे कारवांसराय होती थी, जहाँ ये कारवान जो थे वो ठहरते थे। और जिस तरह के मैंने अभी अर्ज़ किया है कि उनके जानवरों के लिए भी इंतज़ाम होता था, वहाँ पे सिंगर्स भी होते थे, वहाँ और भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती थीं। और उनमें से कुछ कारवांसराय जो हैं, कारवांसराय वो अभी तक मौजूद हैं। बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका कारवांसराय का वो ईरानी ज़्यादा है और उसकी जो साख्त है, तर्ज़ तामीर, उसमें ईरानी रंग ज़्यादा है। लेकिन मसलन काशगर के करीब एक डेज़र्ट है, उसके दरमियान में एक पुरानी कारवांसराय है सिल्क रूट के ज़मानों की, और वो कारवांसराय के इर्द गिर्द एक नखलस्तान है और इर्द गिर्द मील हा मील एक डेज़र्ट है, उसके सिवा कुछ नहीं। उन्होंने उसको प्रिजर्व किया हुआ। इसी तरह अगर आप मुझसे पूछिए तो ये पहली मरतबा मैं कारवांसराय में क़याम नहीं कर रहा। मसलन तैयबाबाद एक कस्बा है अफ़गानिस्तान ईरान के सरहद के ऊपर, वहाँ पे हम गए तो एक पुरानी कारवांसराय थी जो अब एक होटल में बदल चुकी है। और टिपिकल ये होता है कि दरमियान में एक फव्वारा होता है और इर्द गिर्द कमरे होते हैं और वो मौजूद है। अब उसको होटल तो नहीं वो कहते, वो सराय ही कहते हैं। और वहाँ पे रात बसरना एक बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा था। तेहरान के दरमियान में एक बहुत बड़ी महराब है और उसके ऊपर पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, कारवांसराय। मुझे किसी ने सजेस्ट किया क्योंकि सफ़र के दौरान ये लालच होता है कि कम से कम रकम खर्च की जाए, पैसे कम होते हैं। तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे बहुत सस्ता आपको क़याम मिल जाएगा। कमरा नहीं उन्होंने कहा, तो मुझे एक ह्यूज कमरा दे दिया गया, ऊपर नक्काशी हुई थी इर्द गिर्द, और बिस्तर मैंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा ये होटल नहीं है, कारवांसराय, बिस्तर अपना लेके आए। तो बाहर तौर वो हमारे पास स्लीपिंग बैग था, मैं लेटा हूँ। आधी रात के वक्त एकदम गोलगपाड़ा मच गया, शोर मच गया। मैंने देखा कि 2-3 फैमिलीज़ हैं, लंबे लंबे, उन्होंने वो चादरें पहन रखी ख़वातीन ने और उनके साथ मर्द और बच्चे, और आते ही वो गुल मच गया। तो कारवांसराय का मालिक भी आया, तो मैंने कहा जी ये क्या हो रहा है? कहने लगा भाई ये तो आधी रात के वक्त आए हैं मुसाफिर, तो आपको अकेले को तो हमने कमरा नहीं दिया था, लेकिन ये था कि वो सारे दोस्त हो गए। सुबह उन्होंने मुझे नाश्ता भी बना के दिया। तीसरा जो मेरा तजुर्बा है कारवांसराय में ठहरने का, वो बहुत यूनिक। मैं काबुल से चला हूँ और गलती से तो नहीं, बहरहाल मैं कार्गो बस में बैठ गया और कार्गो में रुई की गांठें थी और उनके दरमियान मैं फंसा हुआ था। तो पहले हम कंधार गए और कंधार में जो कुछ हुआ, CID मेरे पीछे लग गई। अगर मैं मतलब कोई मसला हो जाता तो मैं अब भी अफ़गानिस्तान के किसी गार में बैठा हुआ कैद काट रहा होता, लेकिन वो दैट इज़ अनदर स्टोरी। दास्तान वो के पास आपको पता है कि कहानियाँ बहुत होती। तो हम हेरात की जानब सफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में वो रुका, साइड पे गया और डेजर्ट के करीब खाना बदोशों की एक बस्ती थी, वहाँ पे उसने सामान तकसीम किया जो वो काबुल और कंधार से लेके आया था। ये इस तरह हमारे नॉर्दर्न एरिया में भी इसी तरह करते हैं कि जीपों के ऊपर सामान रखते हैं और रास्ते में वो मुख्तलिफ़ जगहों पे वो रखते जाते हैं और वहाँ कोई पहरेदार नहीं होता कि सामान उठा के ले जाए। तो इसी तरह ये शख्स भी
खानाबदोशों के लिए शहर की जो सहूलतें हैं या साबुन पानी ये वो जो भी वो इस्तेमाल करते हैं वो लेके आता था। अब हुआ ये, कहने लगा कि भाई हिरात तो अभी 150 किलोमीटर दूर है, तो हमें रात करनी है। तो मैंने कहा कहाँ करेंगे? कहने लगा मेरे जहन में एक जगह है। तो ऑफ द रोड हुआ, वीराना सा था, एक जगह उसने बस रोक दी, वहाँ से हम पैदल चले और शाम उतर रही थी। और उस शाम के धुंधलके में खंडर थे कारवांसराय के, कच्ची, उसकी मतलब एक आध मीनार था, मेहराबें गिरी हुई थी। तो मैंने कहा हम यहाँ ठहरेंगे? कहने लगा यहाँ फ़ायदा ये है कि कोई किराया नहीं है और सहूलतें तमाम हैं। मैंने कहा मसलन? कहने लगा सोने के लिए छत है और क्या चाहिए। तो मैंने एक रात वहाँ पे बसर की और मुझे याद है कि रात को बारिश आ गई और मैं बाहर निकला और जो बिजली कौंध रही थी लगता था कि इस कारवांसराय पे ही गिरेगी, तभी ये खंडर हो चुकी है। और एक और बात मैं अर्ज़ कर दूं कि ये कारवांसराय जो था ये दश्ते मर्ग के किनारों पे थी। ये बहुत बड़ा सहरा है, मौत का सहरा है, उसके किनारों पर वाक़ई थी। और फिर मैंने महसूस किया कि बहुत सारी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द अंधेरे में, टोटल घुप अंधेरा था, कि इर्द गिर्द मूव कर रही हैं। वो सहरा के जो थे ना जानवर, पता नहीं छिपकलियाँ थीं, चूहे थे, क्या थे, वो बारिश से घबरा कर वो कारवांसराय में पनाह ले रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे वो पनाह ले सकते हैं। तो रात उनके साथ ही गुजरी। उसके बाद सुबह सवेरे जब हम बाहर आए हैं तो धुंध में लिपटी हुई थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी। और अब भी जब मैंने मुड़ के देखा तो वो उसके खंडर धुंध में मलफूफ होते हुए और उससे परे दश्ते मर्ग के किनारे। तो कई मरतबा होता है कि इस उम्र में आके फैक्ट और फैंटसी जो है उनमें तखसीस बाकी नहीं रहती। तो टाइम्स मुझे लगता है कि ये मेरी फैंटसी है, ये हुआ नहीं है, लेकिन ये हुआ था और वो आज भी मेरे ख्वाबों में महफूज। ख़वातीन हज़रात, पिछला जो कारवांसराय था उसके आखिर में आपने गुलजार साहब की एक बहुत मशहूर नज़्म उनकी ज़ुबानी सुनी। ये नज़्म जो है उनकी एक किताब है और उसका नाम भी कदम ज़ीरो लाइन पे है, इसमें से ली गई थी। और पार्टीशन के हवाले से कहानियाँ हैं, नज़में हैं और एक इंटरव्यू है बहुत अहम, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन एक नज़्म सुन लीजिए क्योंकि इसका रेफरेंस भी है, बाद में मुनीर नियाज़ी के साथ जुड़ती है। और इसका उन्वान है आँखों को वीज़ा नहीं लगता। आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं, बंद आँखों से रोज़ मैं सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। सुनता हूँ उनकी आवाज़ को चोट लगी है और गज़ल खामोश है, सामने बैठी हुई है। कांप रहे हैं होठ गज़ल के जब कहते हैं सूख गए हैं फूल किताबों में, यार फराज भी बिछड़ गए अब शायद मिले वो ख्वाबों में। बंद आँखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूँ मैं, आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं। जोगिंदर पाल मेरे भी दोस्त थे, सियालकोट के रहने वाले थे, बहुत बड़े लिखारी थे। बल्कि हिंदुस्तान में जो मेरे नावलों का चर्चा किया वो बेसिकली जोगिंदर पाल ने किया। तो जोगिंदर और गुलजार आपस में दोस्त थे। तो जोगिंदर की बेटी, उन्होंने एक उनका सुक्रीता पाल उसका नाम, उन्होंने उनका एक इंटरव्यू दोनों का रिकॉर्ड किया था, जो इस लिहाज से बहुत अहम है कि जो कुछ यहाँ पे बयान किया गया है पार्टीशन में जो ट्रेजिडी, तो उसको कहते ही नहीं है, ये तो एक महान ट्रेजिडी, इसका मेरा ख्याल कंपैरिजन कहीं भी नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया की शायद सबसे बड़ी हिजरत थी। इतनी नकल मकानी, मोर देन 10 मिलियन पीपल मूव्ड। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की हिस्ट्री में कहीं है। और नकल मकानी होती है तो उसमें कुछ सेफ्टी होती है, लोग बेहतरी की तरफ जाते हैं। यहाँ कुछ लोग जो नकल मकानी कर रहे थे उनको पता नहीं था कि हम अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो इस हवाले से इंटरव्यू के दौरान गुलजार कहते हैं कि एक छोटा सा वाक़या मुझे याद है। एक गोरा सा लड़का था जो हमारे स्कूल में सुबह की दुआ करवाया करता था, MB मिडिल स्कूल, सब्ज़ी मंडी, दिल्ली। मैंने देखा एक सरदार उसे कच्ची सी रस्सी से बांधे रोशन वाला बाग की तरफ धकेलता हुए लिए जा रहा है। एक बच्चे को कच्ची से रस्सी से बांधे हुए धकेलता हुआ लिए जा रहा है। किसी ने पूछा कहाँ लिए जा रहे हो?
इसे पाकिस्तान भेज रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वही सरदार खून से लथपथ तलवार लिए वापस आ रहा था। लोग पूछते हैं मेरा रिएक्शन क्या था, क्या मैं रो पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अजीब खौफ बैठ गया दिल में, एक चुप लग गई। दैट्स व्हाट हैपन टू मी। और इसीलिए वो जो चुप लगी थी मुझे, बाद में नज़मों की सूरत और कहानियों की सूरत मेरे अंदर से वो तख्लीक की सूरत बरामद हुई। इस तरह उन्होंने बहुत सारे वाक़यात डिस्कस किए और गुलजार कहते हैं 20-25 साल तक वो नाइटमेयर, वो बच्चे का जो था, देखता रहा। आधी रात में उठ जाता था, फिर सोता नहीं था इस डर से कि फिर वही ख्वाब ना आने लगे। यहाँ पे जोगिंदर जो है वो एक इकरार करते हैं। वो कहते हैं कि हमने मुसलमानों के नज़रिए को समझने की कोशिश नहीं की। वो मुल्क में अपने लिए एक अलग सोसाइटी, एक अलग निज़ाम चाहते थे, आर्जी तौर पे नहीं, मुस्तकिल तौर पे, और हमने उनके नज़रिए को समझने की कोशिश नहीं की। पाल ने यह भी कहा कि हाँ, हम दोनों के कल्चर ज़रा मुख्तलिफ थे। अपनी वालदा के हवाले से कहते हैं कि उनके घर सारे आते थे मुसलमान और उनको कभी कोई इतराज़ नहीं होता। वो घर आते थे, मेरे साथ रसोई में बैठकर खाना खाते थे, एक ही प्लेट में खा भी लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद माँ उन प्लेटों को आग में झोंक देती थी। ये फ़र्क था हम में और उनमें। चुनांचे ऐसे लोग कम हैं जो इस तरह के इतराफ़ात करते हैं। और इसी तरह जोगिंदर पाल की एक कहानी है जिसमें एक शख्स हिंदुस्तान में, मुसलमानों का इलाका, तो कब्रिस्तान में अपना मकान बना रहा। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ क्यों, कब्रों में क्यों बना रहा है? कहने लगा कब्रों में जितने मुर्दे थे उनको पाकिस्तान भेज दिया। आपने शायद देखा हो, महसूस किया हो कि जो इर्द गिर्द शमें जल रही हैं वो बुझ रही हैं, शायद हल्की हो गई हैं, तेल कम हो गया तो हमने इनमें तेल डालना है। थोड़ा सा तवक्कुफ़ फरमाइए।